हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, विश्व के भूगोल का मतलब ज्योग्राफी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3.0 में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोस में इन फ्यूचर आप लोग तक शेयर कर सकूं। ये उन बच्चों को काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा जो HTET फेज 2 का एग्ज़ाम देंगे और TRE 4.0 का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो BPSC TRE 1, 2, 3 में पूछे जा चुके हैं ज्योग्राफी के। तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ग्रेटर ड्यूरिंग। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये देख सकते हैं बीपीएससी TRE 3.0 में 1 to 5 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सोलेस्टिक्स, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ए, अपसौर, अपहेलिंग। इसको क्या कहते हैं? तो अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है और जिसके कारण वर्ष में सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृहद ग्रह नहीं है? इसमें से कौन सा जो है बड़ा ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा जो है वृहद ग्रह नहीं है पूछा जा रहा है। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी TRE 3.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगल। मंगल जो है वृहद ग्रह नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। सौरमंडल में आकार यानी कि बड़े से छोटे क्रम के आधार पर 4 बड़े ग्रह हैं। कौन कौन से बड़े ग्रह होते हैं? तो बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। जबकि मंगल ग्रह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है। इस प्रकार विकल्प जो है सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मून लाइक प्लैनेट। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा की तरह दिखने वाला ग्रह कौन सा है? विच इज द मून लाइक प्लैनेट? ऑप्शन है मार्स यानी कि मंगल, मर्क्यूरी, बुध, अर्थ, पृथ्वी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो चंद्रमा के समान जो है कौन सा जो है प्लैनेट दिखता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, मर्क्यूरी। ग्रहों में मात्र बुध तथा शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती है। इसी प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती है। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रमा जो है सदृश ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज ए। सन क्या है? सूर्य है एक। सन सूर्य क्या है? ऑप्शन है येलो स्टार, पीला तारा, रेड स्टार, व्हाइट स्टार, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है एक येलो स्टार है, पीला तारा है। आंसर हो जाएगा ए, येलो स्टार। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती है और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखती है और सूर्य को जो है पीला तारा भी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में जो है पल्सर क्या है? तो ये ऑप्शन है तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन के तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है या फिर किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, घूमते न्यूट्रॉन के तारे। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे हैं। 1.4 जो है ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं
तथा न्यूट्रॉन जो है बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को जो है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित रूप तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है। आंसर होगा सी, शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में जो है CO2 उपस्थित होते हैं। 90 से 95% तक है CO2। शुक्र और बुध ग्रह के कोई जो है उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य के पूर्व पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सूर्य और बुध और शुक्र, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स मच अहेड फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय माध्य समय कितना आगे रहता है? ऑप्शन है 5.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, मोर देन 1 ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ग्रीनविच माध्य समय जो है भारतीय मानक समय से कितना आगे रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 5.5 घंटे। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है। भारत के मानक समय का निर्धारण जो है 82 डिग्री पूर्व पर जो है ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इक्वेटोरियल डायमीटर इज लार्जर टू पोलर डायमीटर। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, मोर देन 1 ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ए, 43 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो लगभग जो है 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है 12,713.6 किलोमीटर है। अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ऑप्शन है 180, 178, 179, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ये बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है, 69 बीपीएससी में पूछा गया। आंसर हो जाएगा सी, 179। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका फॉर्मूला है आपको, पहले तो है जो कि पूर्व की ओर बढ़ने पर जो है प्रत्येक देशांतर जो है वो 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर वो 4 मिनट जो है घटता है। तो ये भूटान का स्थानीय मान निकालना है। तो 90 × 4 करेंगे, 90 × 4 करेंगे तो 360 मिनट आ जाएगा। तो 360 डिवाइड 1 मिनट में एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 6 घंटे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, 6 PM। तो थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे जो है अधिक है, अर्थात शाम 6 बजे इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर जो है 4 मिनट बढ़ता है
तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय जो है 4 मिनट घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? इसमें से कौन सा जो है शीत कटिबंध में आता है? ऑप्शन है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि शीत कटिबंध में जो है पेटी के विस्तार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र भी होते हैं, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र भी होते हैं। ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। शीत कटिबंध पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। इसमें टैगा, टुंड्रा तथा हिमच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ग्रीनविच देशांतर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, 30 × 4 निकालिएगा, 30 × 4 तो 120, 120 डिवाइड बाई 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 करेंगे तो 2 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। 2 घंटा यानी कि दोपहर के 2 बजे। ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने पर 4 मिनट की कमी होती है। सेम वैसा ही है जैसा मैंने अभी पहले बताया। आप यहाँ पर 4 मिनट × 30 करेंगे, 2 घंटे हैं। अतः ग्रीनविच देशांतर पर 12 बजे होने पर 30 डिग्री पूर्व के देशांतर पर दोपहर 2 बजे का समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच माउंटेन इज तेहरान सिचुएटेड? तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है जैग्रोस, एल्ब्रुज, मकरान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो तेहरान जो है वो किस पर्वत पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, एल्ब्रुज। तेहरान जो है ईरान की राजधानी शहर है। 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो पहले अभिकथन पढ़ते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध ग्लेशियर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में जो है सोने की सिराएं पाई जाती है। ये अभिकथन दिया हुआ है। कारण देखिए, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर चुनें। तो ये जो है बिल्कुल सही है और इसका जो है कारण भी सही दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, क्योंकि घना तट पर सोने के समृद्ध ग्लेशियर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजायरा, रास अल खैमा। ये सभी जो है यूएई के जो है रियासती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज द लोअर स्नो लाइन? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? इसमें से किसकी जो है सबसे कम हिम रेखा है? हिम मतलब होती है बर्फ, बर्फीला जगह। तो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयन रीजन हिमालयी क्षेत्र, एल्प्स रीजन आल्प्स क्षेत्र, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी, एल्प्स रीजन, आल्प्स क्षेत्र। पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण होता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है।
अल्प क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, minerals are deposited and accumulated in the strata of which of the following rocks? खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में पाया जाता है? खनिज में निम्नलिखित में से जो है इसमें से किस चट्टान के स्तर में पाए जाते हैं खनिज? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक औसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित चट्टान, इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो खनिज लवण निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि खनिज जो है विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में भी पाए जाते हैं, कुछ रूपांतरित शैलों में भी पाए जाते हैं, जबकि अन्य जो है औसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो जैसे आग्नेय चट्टान में मुख्य रूप से लोहा, निकेल, तांबा, शीशा, जास्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना आदि प्रमुख होते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग जो है इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से जो है आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये सब जो ऑप्शन दे देंगे तो फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़िए। फिर नेक्स्ट देखिए, औसादी चट्टान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार आदि प्रमुख है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है फाइलाइट, शिस्ट, नीस, क्वार्टरजाइट, मार्बल आदि। ये सभी जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या फिर प्लेट सीमा सिद्धांत। आंसर हो जाएगा सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रॉक्स विच कॉन्टेन फॉसिल्स आर कॉल्ड। द टाइप ऑफ रॉक्स विच कॉन्टेन फॉसिल्स आर कॉल्ड सेल, जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कौन से सेल में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं? ये बीपीएससी टियर 2 में पूछा गया है। ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक औसादी सेल, मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरिक सेल, इग्नियस रॉक आग्नेय सेल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो सेल जो कौन से सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, सेडिमेंट्री रॉक्स। चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही औसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर जो है औसादी सेलों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन है फेल, सैंडमीर, फेला, फेल्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, फेल, सैंडमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा जो कि एक मरुस्थल है, किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन है ठंडा, गर्म, मृदु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, गर्म। सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है। यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग पर फैला है। इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युवा वलित पर्वत नहीं है? इसमें से कौन सा जो है युवा वलित पर्वत नहीं है? तो ऑप्शन है अरावली, एंडी, अपलेशियन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा जो है युवा वलित पर्वत नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि बस एक एंडीज पर्वत को छोड़ के अरावली और एप्लेशियन जो है युवा वलित पर्वत नहीं है।
एंड डी जो है वो युवा वाली पर्वत है, तो आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज वेरी सेवरे एंड डिजास्टरस? निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कौन सा भूकंप जो है वो बहुत गंभीर और विध्वंसकारी यानी कि क्षतिग्रस्त होते हैं? कौन सा भूकंप जो है? ऑप्शन है ज्वालामुखीय भूकंप, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, भ्रंश मूलक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, प्लूटोनिक भूकंप, प्लूटोनिक अर्थक्वेक, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा जो भूकंप वो गंभीर और विध्वंसकारी है यानी कि क्षतिग्रस्त है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको बी, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। आंसर हो जाएगा बी, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। भ्रंश मूलक भूकंप यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक एक गंभीर तथा विध्वंसकारी होते हैं। ये भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और इससे व्यापक क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लास्ट साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए वॉल्केनो? व्हाट आर द लास्ट साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए वॉल्केनो? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ग्लेशियर, क्रेटर, धुआंरे, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी, धुआंरे यानी कि फैमरोल्स। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक धुआंरे हैं। गेसर गर्म जल के स्रोत है जिनसे समय समय पर गर्म जल फुहारे के रूप में निकलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्त को क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ किससे संबंधित है? टफ क्या होता है? तो ऑप्शन है बहते जल से परिवहन, ज्वालामुखी राख, अवसादी परत या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, ज्वालामुखी राख। टफ जो है किसी ज्वालामुखी उदागर के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सेल का एक प्रकार है। टफ को कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, खासकर तब जब एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का सेल है। यदि किसी सेल में टफ का प्रतिशत 50 से अधिक होता है तो वह सेल टफमय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंश स्कार्प होता है। भ्रंश स्कार्प होता है, कैसा होता है? तो ऑप्शन है संरचनात्मक, अपराधनात्मक, विवर्तनिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका विवर्तनिक। आंसर हो जाएगा सी, विवर्तनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। यह एक समतल या रैखिक क्षेत्र है जहां समतल के एक तरफ की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टाने से खिसक जाती है या आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? भूकंप की तीव्रता जो है किस मशीन के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिस्मोग्राफ। आंसर हो जाएगा सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से जो है वायु का मापन होता है। मैनोमीटर का जो है अगर बात करें तो मैनोमीटर से दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिएक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन है ज्वालामुखी उदार, वोल्केनो इरप्शन, फूड इंटेंसिटी, बाढ़ की तीव्रता, अर्थक्वेक भूकंप, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिएक्टर स्केल से जो है किस चीज़ की मापन की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो है मापन जो है रिएक्टर स्केल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? गहनता मतलब गहराई को नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भूकंप की गहराई नापने की बात हो रही है। तो ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना, मार्केली पैमाना, महान हार्बर तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केली स्केल, बी इसका आंसर हो जाएगा। मार्केली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकाला जाता है। जहां तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है, वहीं परिमाण मात्रात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य पूछा जा रहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। पी तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि जानवरों का जो व्यवहार जो है भूकंप से पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है जानवर के कि हाँ, जानवर जब स्थानीय लोगों को उसी के हिसाब से पता चल जाता है। जब उसका व्यवहार में कुछ चेंजेज होते हैं तो हम लोग उसको भविष्यवाणी मानते हैं कि कुछ जो है भूकंप आने वाली है। और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को भी अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के भविष्यवाणियों के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों, मुख्यतः जनजाति और पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? तो प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। इस तरंगों की तुलना में पी तरंगें 66% अधिक तीव्र होती है। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंग, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है। धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक प्रभावशील होती है और सबसे लंबा मार्ग जो है तय करती है। सबसे खतरनाक कौन सा है? तो सबसे जो है पी तरंगे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? इसमें से कौन सी जो है उथली झील है? उथली झील का मतलब को पलाया झील भी कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है कौन सी उथली झील है। तो ऑप्शन है खाड़ी झील, सुपोषण झील, अल्पपोषी झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, खाड़ी झील। उथली झील अथवा पलाया एक प्रमुख उदाहरण खाड़ी झील या सॉल्ट पैन होती है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी उथली झीलों को ही पलाया झील कहते हैं। पलाया को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक स्लैट, नमक मार्च, सलादा, सालार नमक सैंड या क्षार फ्लैट या सलीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे जो है विचार करना है, फिर उसके बाद जो है इसमें से उपयुक्त में से कौन से कथन गलत कथन चुनना है। तो पहले इसमें देखते हैं कथन क्या कहता है। तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया झील जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट लाइन देखिए, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये बिल्कुल सही है, ये अफ्रीका की विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। ये भी गलत है। थर्ड नंबर भी गलत है, क्योंकि विक्टोरिया झील की सीमा जो है 4 देश से नहीं 3 देश से लगती है। केन्या, युगांडा और तंजानिया से, युगांडा और केन्या से जो 3 देश से जो है इसकी सीमा लगती है।
विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ये भी सही है। मतलब यहाँ पे जो है 1 और 3 गलत है। यहाँ पे जो पूछा गया हो कि इसमें से कौन से कथन गलत है, तो आप 1 और 3 किस में दिया हुआ है? डी नंबर 1 और 3 यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसमें पूछा गया है, सत्य पूछा जा रहा है कि कौन सा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील के संबंध में सत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं। यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, ये गलत है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, बिल्कुल ये सुपीरियर झील जो है यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? इस ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी जो है दुनिया की जो है द्वितीय सबसे लंबी नदी है। तो अमेजन नदी का कौन सा हिस्सा है? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, वेनेजुएला। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत और द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, ब्राजील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। अल नीनो की धारा पैसिफिक ओशियन में प्रवाहित होती है। अल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ज्वाइंड बाय पनामा कैनाल? पनामा नहर निम्नलिखित में से किससे जुड़ती है? पनामा नहर किससे जुड़ती है? ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन एंड येलो सी, अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो पनामा नहर किससे जुड़ती है? तो आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है पनामा देश में स्थित है और यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, विश्व के भूगोल का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।